हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और आपके बहुत से मैसेजेस, आपके बहुत से कॉल्स के बाद कमिटमेंट तो पहले था कि मुझे एएसओ से रिलेटेड वीडियोस को लाना है और थोड़ा सा टाइम पे वीडियोस। मैं कहा था कि सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, सारी चीज़ें थी। अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। अब आपके लिए कंटिन्यूसली मैं एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो यूपी की वैकेंसी है, और इसमें एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, उसमें फिर कुछ सीट्स बढ़ी है। जो पहले 929 सीट थी, उसमें 636 सीट और बढ़ी हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1565 हो गई है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है उन सारे बच्चों के लिए जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अब उनकी संभावना और ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ चुकी है। इस पूरे एग्जामिनेशंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो स्टैटिस्टिक्स है। और स्टैट्स की बात आपसे बताऊं तो आपके इस एग्जामिनेशन में स्टैट्स के अलावा जो आपका कंप्यूटर्स का है वो आएगा, प्लस जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है एएसओ से रिलेटेड। एक वीडियो में मैंने एएसओ का जो नोटिफिकेशन था वो बताया था, और दूसरे वीडियो में मैंने एएसओ का जो सिलेबस था उसको मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। और एक बीच में एक नया बुलेटिन जो आया, जो मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं 636, उसको मैंने आज बता दिया आपका। और अब जो आपके इस एग्जामिनेशन का सबसे मेन जो पोर्शन है वो आपका स्टैटिस्टिक्स है। जब स्टैट्स की बात आती है तो जो बच्चे मैथमेटिक्स कह सकते हो कि उस बैकग्राउंड्स के नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनका कहना होता है सर हमारा मैथ्स क्लास 10 तक ही था, उसके बाद हम कॉमर्स स्ट्रीम में चले गए, हम आर्ट्स में चले गए, तो हमारा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं। जहाँ तक स्टैट्स की बात है, कहा तो यही जाता है कि ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। तो अगर आप मैथ्स क्लास 10 तक ही पढ़े हो तो आपको मैथ्स आता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। तो बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं 20 साल के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टैट्स तो मैं बहुत से क्लासेस में पढ़ाया हूँ, चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, या कॉम्पिटिटिव्स में बहुत से जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ मैंने स्टैट्स का पोर्शन बच्चों को पढ़ाया है, मेनली ऑफलाइन क्लासेस के फॉर्म में। मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टैट्स को लेके वो थोड़ा सा पहले आपके साथ शेयर करूँगा कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं और आपको क्या करना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के लिए। मेनली सबसे मेन जो मैंने शुरू में कहा कि अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करिए, थोड़ा सा इसके बेसिक को समझिए, बेसिक एक टॉपिक को क्लैरिफाई करिए और उसका नोट्स बनाइए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप सिलेबस पे आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको स्टार्ट की सारी चीजें आएंगी। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है कि जो साइंस के बच्चे हैं, जो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं क्लास 12 तक, वो थोड़ा सा जो फॉर्मूला को प्रूव करना है, जो चीजें हैं वो उसमें वो अच्छे से काम करते हैं। और अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स नहीं रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके अच्छा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग यहाँ साइंस, यहाँ फॉर्मूलाज को प्रूव करने नहीं आए। हम लोग को यहाँ पे ऐसा करना जिससे कि हमारा इजीली सारा काम हो जाए। स्टैट्स की बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे सब्जेक्ट्स में क्या आती है, वो ये है कि स्टूडेंट जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सीधे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, एवरेजेस से, यानी जहां मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन होता है। और बच्चे सीधे मीन, मीडियन, मोड लगाना शुरू कर देते हैं फॉर्मूला रख के। वो ये भी नहीं जानते हैं कि मीन क्यों निकालते हैं, मीडियन क्यों निकालते हैं, मोड क्यों निकालते हैं, जीएम एचएम क्यों निकालते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है उनको नहीं पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज क्या है उनको पता नहीं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको मैं डे 1 क्लास से एक सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले अपने टैक्स के इस पोर्शन से मत जाइए, स्पेशली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। ये टॉपिक आपको 7th 8th चैप्टर के बाद मिलेगा। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप स्टैट्स को अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके ABCD से स्टार्ट करिए। स्टैट्स की ओरिजिन क्या है, उसका डेवलपमेंट बिगिनिंग टू मॉडर्न एज आज तक कैसे हुआ, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, कलेक्शंस कैसे होता है, उसका यूज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, एनालिसिस ऑफ डाटा क्या है। अगर आप स्टैट्स को एक स्टेप बाय लेके चलेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम फेस
करते हैं आप, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो एक सजेशन सबसे पहले आपके लिए कि आप स्टैट्स को 20 से शुरू मत करिए, एकदम उसका जो डे 1 क्लास है जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं वहां शुरू करिए। पहला सजेशन ये। दूसरा सजेशन कि स्टैट्स बच्चे जो मैं देखा हूं कि 11th 12th क्लास बीकॉम एमकॉम में बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत फोकस करते हैं, मीन मीडियन मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोरिलेशन करना, वो निकाल तो ले रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, और वो जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसका यूज भी उनको नहीं पता होता। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बता रहा हूं, स्टैट्स में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अप्रोच से जोड़िए। देखिए कि वो कहां आपकी लाइफ में यूज होता है। जिस दिन आपने उन सारे स्टैटिकल टूल्स का यूज समझ लिया ना, कि मीन का यूज कहां होता है, मीडियन का यूज कहां होता है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज कहां होता है, हार्मोनिक मीन जो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या आता है वह कैसे होता है, हर स्टैटिकल टूल्स, हर स्टैटिकल मेथड्स को साइंटिफिक तरीके से बनाया गया। पूरा स्टैटिक साइंस है आपका, जान लीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट सजेशन आपसे यह है कि आप स्टैट्स में कुछ भी करिएगा, हर चीज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िएगा। पता है आपको, लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया जहां आज स्टैट्स ना हो, ये इंपॉसिबल है। स्टैट्स के बिना आपका लाइफ इनकम्प्लीट है। आप कहीं जाइए, एजुकेशन में जाइए, आप मेडिकल हेल्थ में जाइए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप साइंस में जाइए, आप सोशल सोसाइटी में जाइए, आप गवर्नमेंट्स के चीजों को देखिए, आप आज के कंप्यूटर एआई और मशीन लर्निंग को देखिए, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन जो मैं बच्चों को डे 1 से कहता हूं कि आप स्टैट्स के हर टूल्स को करने से पहले आप ये देखिए कि उस चीज का यूज कहां है। उसको हम निकाल तो रहे हैं, अगर हम मोड निकाल रहे हैं तो मोड का यूज क्या है। मोड को हम फ्रीक्वेंटली वैल्यूज कहते हैं, जो ये बताता है कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है। एक सीरीज ऑफ डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है वही वैल्यू मोड होता है। तो एक शॉप है जहां पे जूते बिकते हैं, तो उस नंबर ऑफ शूज जो दिन भर में बिके हैं उसमें कौन सा वैल्यू मोड होगा, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स बिके होंगे वही मोड होगा। तो हर चीज का यूज है। तो एक इंपॉर्टेंट सजेशन आपके दूसरा ये है कि आप हर स्टैटिकल चीज को जो पढ़ रहे हो मेरे साथ, उसका यूज आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। और ये चीज अगर आपके हैबिट्स में आ गया तो स्टैट्स डे 1 से बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जो मैं पे शेयर कर रहा हूं वो क्या है, फॉर्मूलाज। स्टैट्स में क्या है, टेबल है, चार्ट है, फॉर्मूलाज है, मेन फॉर्मूलाज है। बच्चे कहते हैं सर इतने बड़े फॉर्मूलेस कैसे रट पाएंगे, इतने ज्यादा फॉर्मूलाज हैं। तो एक चीज और सजेस्ट करूंगा, आप जब उस पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मूले को देख रहे हैं तो आप उस टॉपिक के बारे में जानेंगे तो फॉर्मूला आप ड्रॉ कर लेंगे। अगर मैं कहूं मीन मीन सिंपल एवरेज, जहां नंबर ऑफ आइटम्स को जोड़ते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करते हैं, यानी जितने वैल्यूज हैं टोटल ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपको पता है कि अगर मीन में आपको ये पता होगा कि हम एवरेज निकालते हैं और सारे वैल्यूज को जोड़ के उनके नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप फॉर्मूला भूल भी गए तो याद होगा कि हाँ सर ने बताया था कि सारे वैल्यू को जोड़ो और उतने नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन सीरीज को 2 हिस्सों में बांटता है, एक तरफ उससे कम वैल्यूज, एक तरफ उससे ज्यादा वैल्यू। तो मीडियन में आपको पता है कि मीडियन में क्या किया जाता है, डाटा को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग करने के बाद उसके एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू को पता किया जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला n+1/2 यूज किया जाता है। तो अगर आप मीडियन के बारे में जानोगे ना तो उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर भूलोगे तो आप आ जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर वो मीडियन निकालना था सर, मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये तभी होता है जब आप मीडियन मींस नहीं जानते हैं, जब आप मोड मींस नहीं जानते हैं। तो ये 3 चीजें आप बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा, चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव में हो। पहली चीज मैंने क्या बताया आपको, आप स्टैट्स को ABCD से स्टार्ट करेंगे, 20 से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वरना आप थोड़ा बहुत समझेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, स्टैट्स में जो भी पढ़ रहे हो आप उसमें सारे एग्जांपल्स आप अपने सराउंडिंग में खोजिए कि मीन, मीडियन, मोड, इवन स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का यूज क्या है। तो आप, दूसरा सेशन ये है कि आप हर स्टैटिस्टिकल टूल्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए। और तीसरा मैंने बताया, फॉर्मूलाज को लेकर कभी वरी ही मत होइएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को जान गए तो वहीं से दिमाग में फॉर्मूला भी आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो स्टैट्स को अगर पढ़ रहे हैं आप तो ये 3 चीजों को फॉलो करिए आप।
और इन 3 चीजों को फॉलो करके आपका स्टैट्स का प्रैक्टिस बहुत दिन पहले का है, छूट गया है, आप जीरो हैं। लेकिन अगर आप मेरी इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आराम से स्टैट्स पे काम कर लेंगे। एक और सजेशन, आप स्टैट्स के लिए भले आप एसयू की तैयारी कर रहे हैं, आप जो एसयू किताबें बाजार में ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके लिए कोई एकेडमिक बुक्स ले लीजिए जो बीए बीकॉम में पढ़ाई जाती है, ठीक है। उस बुक्स में क्या होगा, पूरी चीजें डिटेल्स में दी होंगी, तो वहां आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव किताब लेंगे तो वहां पे चीजें समरी फॉर्म में दी होती हैं, बहुत डिटेल में आप नहीं जा पाएंगे। तो एक सजेशन और भी है, कोई भी किताब बीकॉम की हो, एमकॉम की हो, बीबीए में चल रही हो, बीए में चल रही हो, बीए में भी एज ए सब्जेक्ट स्टैट पढ़ाया जाता है, तो उस चीज को आप क्या करें, एक किताब ले लें, सेकंड हैंड ले लें, किसी से मांग लें, लेकिन एक किताब अपने पास जरूर रखिए आप अपने कॉम्पिटिटिव किताब के अलावा। मैं तो कहूंगा कि अभी एसयू किताब खरीदिए ही मत आप, अभी आप इस एकेडमिक टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए बीए बीकॉम का, और उससे अभी पढ़िए। जब आप कुछ पढ़ लीजिए, जब कुछ आपको स्टैट्स का पोर्शन आ जाए, तब आप वहां जाकर काम करिए। तो ये मेरे सजेशंस हैं और इन पे काम करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस जो इतने सालों को पढ़ाने का है, इसे जरूर आपको डे 1 से चेंज दिखाई देगा और आप बहुत अच्छा करेंगे इसमें। आइए आज से हम लोग अपने इस एएसओ में जो आपका मेन टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, उस पे आ रहे हैं, और आज से हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों के बहुत से कॉल मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, मैं कहा भाई बहुत जल्दी हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। कोर्स भी एक मैंने तैयार किया है, आप देखिए ये क्या है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं आपको हम, मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन है संजय ट्यूटोरियल्स, आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उस ऐप में आपको जब जाएंगे आप तो प्ले स्टोर पे उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जो भी आपका नंबर ईमेल में आएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप कोर्स को देखेंगे, आपको कोर्स दिखाई देगा। इसमें मैंने 5000 प्लस क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर्स का मिला के प्लान कर लिया है। लमसम 4000 प्लस ऊपर से क्वेश्चन अपलोड भी हो चुके हैं। तो एक कोर्स भी मैंने आपकी डिमांड पे बना दिया है, और ये कोर्स सिर्फ एमसीक्यू का है। वीडियोस तो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, A to Z सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस। तो वीडियो यूट्यूब के थ्रू आपको मिलते जाएंगे, फिर बीच में मैं लाइव भी हूंगा आपके साथ स्टैट्स के टॉपिक्स को लेकर के। इस टाइम में न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसके लिए भी क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने कोचिंग ऐप जो संजय ट्यूटोरियल्स है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको मिलेगा। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और जाएंगे तो आप 249 में 5000 प्लस क्वेश्चंस, 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड, और उससे मॉडल पेपर्स भी आपको बाद में क्या होंगे, मिलेंगे। तो एक बार जरूर जाइएगा, कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करिएगा और उस कोर्स को एक्सेस करिएगा। ओनली 249 रुपीज में आपके एमसीक्यूज पूरे अवेलेबल रहेंगे, और सारी वीडियो क्लासेस यूट्यूब पे आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। और इसी वीडियो में आपको पीडीएफ भी क्या हो जाएगा, कोर्स के अंदर पूरा मिलता जाएगा। आइए फिर बात करते हैं। ये देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और आज जो हमने जो टॉपिक कवर किया है, उस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक है हम लोग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ चीजें माइंड करिएगा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होंगी, जैसे कि आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है, थोड़ा है, लेकिन मैंने जानबूझ से कवर किया है, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक आप बेसिक नहीं अच्छी समझ पाएंगे, आगे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। तो कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे रिलेटेड, क्योंकि उसका लिंक कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से होगा। आप समझ रहे हैं? तो देखिए आकर के आज का टॉपिक क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इस टर्म्स की बात करेंगे, जो टर्म्स से ओरिजिन, स्टैटिस्टिक टर्म्स आया कहां से, ये क्या है, कब कब इसको यूज किया गया, किस किस सेंचुरी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो मैंने कहा इसको कहते हैं मैथमेटिक्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गणित। स्टैट्स में अगर बात करें तो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा पे काम होता है, यानी यहां नंबर्स पे काम होता है। और जानते हैं आप, कोई भी स्टडी, कोई भी डिसीजंस
आप बिना डाटा नंबर्स के बेसिस पे नहीं ले सकते। ये मेरा क्लास है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। इस 50 बच्चों में कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है पढ़ने में? क्या जो होंडा सिटी से आता वो बच्चा अच्छा है, या जो बच्चा बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, रेबन का चश्मा लगाया वो बच्चा अच्छा है? नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं। हर चीज का डिसीजन नंबर से होता है। जो बच्चा क्लास में सबसे अच्छा मार्क्स पाया होगा वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा, जो रैंक 1 लेके आया होगा। तो हर जगह हर स्टडी जो होती है, हर एनालिसिस जो होता है, हर डिसीजन जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? नंबर्स के ऊपर होता है। आप कहीं की बात कर लीजिए, किसी स्टडी की बात कर लीजिए, अगर वहां नंबर्स नहीं है तो वह स्टडी सही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो अनसेटिस्फैक्टरी है। तो आप जब नंबर्स की बात करते हैं तभी वो स्टडी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको शुरू में कहा स्टैट्स लाइफ के हर एरियाज में है। तो क्या हम अगर नंबर्स की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा? मैथमेटिक्स ऑफ नंबर्स। अगर नंबर्स हटा दीजिए तो कुछ भी स्टैट्स नहीं है। उसी नंबर्स को हम डेटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। पूरा स्टैटिस्टिक्स रॉ डेटा के ऊपर क्या होता है? बेस्ड होता है। जैसे हम कहें कच्चा तेल जो आता है हमारे देश में, उस कच्चे तेल को रिफाइन करके हम पेट्रोल फॉर्म करते हैं और वो हमारे व्हीकल में होता है, उससे हमारा इंजन काम करता है और व्हीकल क्या होती है? चलती है। उसी तरह हम डाटा को रिफाइन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को क्लासिफाई करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। तो स्टैट्स में सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे। आपको पता है कि आज का युग सांख्यिकी युग कहा जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में, लाइफ के हर पहलू में सांख्यिकी की विधियां, सांख्यिकी के तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी नंबर्स में ही क्या किया जाता है? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बात करें तो स्टैट्स का कोई यानी कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां हम किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर स्टडी करते हैं तो वहां नंबर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। यानी पूरा स्टैटिस्टिक्स क्या है? नंबर्स के ऊपर क्या है? बेस्ड है। आप जब आएंगे तो एक स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, जिस स्टेटमेंट में कैल्विन ने इस बात को कहा है कि अगर आप किसी विषय का माप कर रहे हैं, यानी किसी सब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं, तो वह मेजरमेंट अगर नंबर्स में नहीं है तो वह इनकम्प्लीट माना जाएगा। यानी आपका जो नॉलेज है और जो आपका रिजल्ट्स है वो अनसेटिस्फैक्टरी होगा, इनकम्प्लीट होगा। लेकिन अगर वो चीजें नंबर्स में हैं तो ये माना जाएगा कि हाँ आपने कुछ चीजों को क्या किया है? प्रेजेंट किया है। तो आप देखिए नंबर्स की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या बताता है? टोटल पॉपुलेशन क्या है, उसमें स्टेट वाइज पॉपुलेशन क्या है, मेल फीमेल पॉपुलेशन क्या है, मेल फीमेल के अलावा डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ठीक है। फिर से डेंसिटी किस स्टेट की ज्यादा है, कहां लिटरेसी ज्यादा है, कौन सा स्टेट सबसे कम लिटरेट वाला स्टेट है, ये सब डाटा के ऊपर कहते हैं। कहते हैं ना इंडिया क्रिकेट में आज रेटिंग 1 पे है, T20 में, टेस्ट में। कैसे कहते हैं? क्योंकि इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो विनिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा है। जो सीएट रेटिंग बनती है वहां इतना इनके पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को काउंट करने पे इंडिया नंबर 1 पे हो जाता है। कहते हैं इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन में अब नंबर 1 पे आने जा रहा है, चाइना को पछाड़ के। फैक्ट है, जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन की संख्या है वो है। यानी सब कुछ हम नंबर के बेस पे कहते हैं। जितने भी आप स्टडी कर लिए सब नंबर पे बेस्ड भी होता है। तो स्टैट्स में पूरा स्टैटिस्टिक्स किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपका नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। उसी को हम दूसरे भाषा में डेटा के रूप में कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ चीजों को, फैक्ट्स, ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करेंगे। कुछ स्टेटमेंट के थ्रू मैं अपनी बातों को आपको रखूंगा और जिस फैक्ट को आप समझेंगे फिर हम धीरे धीरे उस चीज से आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने कहा ना कि आज जो एरा है वो स्टैटिस्टिक्स का एरा है, पर ये एक बार पढ़ के इस को एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या है इसमें। प्रेजेंट टाइम कैन राइटली बी कॉल्ड एज एन एरा ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैंने कहा ना आज का युग सांख्यिकी का युग है। इन एवरी स्पेयर ऑफ नॉलेज एंड साइंस एंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ स्टैटिकल मेथड्स और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स आर वाइडली यूज। बताया ना मैंने आपको, आज लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, ज्ञान विज्ञान में जाएं, हर जगहों पे
सांख्यिकी विधियों और तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिना संख्यात्मक में प्रस्तुत किए आप कोई डिसीजन, कोई निर्णय, कोई रिजल्ट्स निकाल ही नहीं सकते हैं। कह रहा है ऑल अचीवमेंट्स, एफर्ट्स एंड फ्यूचर्स प्लान्स आर प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मैंने बताया ना, जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, जो भी हमारे फ्यूचर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब डेटा यानी नंबर्स के ऊपर क्या होते हैं, संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में इसमें किए जाते हैं। दीज स्कोप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज बिकम सो वाइड दैट नोइंगली और अननोइंगली वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन मोस्ट एवरी स्टडी एंड डिसीजंस। क्या कह रहे हैं, जाने अनजाने में, सांख्यिकी में यानी किसी भी अध्ययन को अगर आप कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने में उस अध्ययन में जो आप विधियां प्रयोग कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होंगे। आप कोई भी स्टडी बिना नंबर्स, वैल्यूज, संख्यात्मक, बिना स्टैटिस्टिकल मेथड्स के आप नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता कि स्टैट्स रियल में किस चीज की बात करता है। फिर आगे बढ़ता हूं। इसी को उन्होंने कुछ और भी कहा है, इस लाइन को और भी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कुछ कहा है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टैटिस्टिक्स हैड बिकम एन इंपॉर्टेंट बेस of clarify ideas and conclusion in every spheres of knowledge। यानी जीवन के हर क्षेत्र, हर पहलू में जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसमें स्टैटिक्स क्या है, वो आपका जो आइडियाज, कंक्लूजन होते हैं वो बिना स्टैटिकल मेथड्स और डाटा के बिना नहीं हो सकते हैं। लॉर्ड कैल्विन, यही नाम मिल जाता है, लॉर्ड कैल्विन जो स्टैट्स के इस नंबर्स के बारे में कहते हैं, हैज राइटली ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कैन मेजर what you are speaking about and express it is number, you know something about it। यानी आप किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और वो अध्ययन आप नंबर में कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बताने के योग्य हैं, ठीक है। बट when you cannot measure it and you cannot express it in numbers, your knowledge is of merged and unsatisfactory kinds। लेकिन अगर आप किसी विषय का माप नहीं कर रहे हैं और उसको नंबर में नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका ज्ञान अधूरा और असंतोष माना जाएगा। लास्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस रिलेटेड टू नंबर्स। यानी क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है कि ये संख्याओं का एक विज्ञान है। यानी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड रिलेटेड टू साइंस। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज साइंस रिलेटेड टू नंबर, यानी ये विज्ञान से संबंधित संख्याओं से है, ठीक है। सो एज सब्जेक्ट स्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच रिलेटेड टू, थोड़ा सा नीचे है ये, विच यहां से पढ़ते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज साइंस रिलेटेड टू नंबर्स। सो एज सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज which is related to numerical facts। ये जो देख रहे हैं आप numerical facts, यहीं आइएगा। पूरा स्टैटिस्टिक्स की बात किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की जारी करिए सिर्फ नंबर्स, और नंबर्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर क्या होगा, बेस होगा। ये चीजें मैं आपको जानबूझ के क्यों बता रहा हूं पता है आपको, ये स्टेटमेंट मैं आपको बोल भी गया चल जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा, ये पीडीएफ में आपको शेयर भी करूंगा। तो एक फैक्ट जो स्टैट्स को लेके पहले क्लास में सामने है वो मैंने आपको बताया कि सारी स्टडी जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर क्या है, आपका बेस्ड है। तो एक इंट्रो, मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूं, मीनिंग का मेरा एक दूसरा क्लास आएगा जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की बात करेंगे। आज के क्लास में मैं सिर्फ एक जो अपना स्टार्ट किया हूं कि स्टैट्स को सराउंडिंग में जो हम लेते हैं तो उसमें हम किस चीज की बात करते हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स की जो बात हो रही है, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात हो रही है, जो डेटा की बात हो रही है, वही स्टैट्स का क्या है, आपका बेस है। आइए अब आगे बढ़ता हूं। अब आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मेरा यही है, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स को अगर नॉलेज में लिया जाए तो जानते हैं कब से स्टैट्स नॉलेज में है, फ्रॉम बिगिनिंग से देखा जाए तो वो टाइम डिसाइड नहीं है, नहीं किसी बुक्स में लिखा है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करते हैं 15th सेंचुरी से। यानी एक एरा जो है बिगिनिंग टू 15th सेंचुरी है, फिर 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी है, ऐसे करते करते हम मॉडर्न एज में आ गए। तो स्टैट्स जो हम लोग इंग्लिश में
स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो इसका जो आप कोई विषय पढ़ते हैं तो उसका लेटिन, उसका जर्मन, उसका फ्रेंच टर्म्स यूज होता है ना, तो ये चीज बता रहा हूं। और यहां से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम से बनते हैं। वो क्या है, स्टैट्स का जो टर्म्स है वो लेटिन में किस वर्ड से जाना जाता है, स्टेटस के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, STATUS। इटालियन में इसको हम लोग स्टैटिस्टा के नाम से करते हैं। फ्रेंच में इसको हम लोग स्टैटिस्टिक क्यू, ये QU है, इस नाम से जानते हैं। जर्मन में इसको हम लोग स्टैटिस्टिक, ये के है यहां पे, उसको नाम। ये 4 मैंने ओरिजिन टर्म्स बताए, लेटिन में से, इटालियन से, फ्रेंच से और जर्मन से। ये 4 टर्म्स आपके सामने हैं। अब इस टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, इस चारों टर्म जो सामने है इसका मतलब है क्या। और बताऊं तो उस समय के समय जब ये वर्ड्स की ओरिजिन हुई, इन सबका सेंस साइंस ऑफ स्टेट यानी पॉलिटिकल स्टेट से है, स्टेट से है। कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उसके बारे में जो बिगिनिंग जो है, जहां इसकी शुरुआत हुई, वहां पे क्या कहा जाता है कि ये सिर्फ गवर्नेंस का इशू था, सरकारों का मुद्दा था स्टैटिस्टिक्स। आज जो मॉडर्न एज में हम स्टैट्स को यूज करते हैं वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जब स्टैट्स की शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत सिर्फ गवर्नमेंट करते थे, वहां के स्टेट्स करते थे, राज्य करते थे, और इसको हम लोग पॉलिटिकल स्टेट्स के नाम से जानते थे। ये अपने देश, अपने राज्य में, अपने राज्य को चलाने के लिए उनको आंकड़ों की जरूरत होती थी, तो आंकड़े डाटा इकट्ठा कराते थे, और उस डाटा इकट्ठा करा कितने एज के लोग हैं जिनको सेना में भर्ती किया जा सकता है, क्या एग्रीकल्चरल लैंड्स है जिसपे प्रोडक्शन होना है, क्या लैंड रेवेन्यू मिलने वाला है, क्या एज के लोग हैं जिसमें आप कह सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट्स की क्या है, उसमें किस एज के लोग कैसे कैसे हैं, ये पता होगा। टैक्सेस कितना आया, कितना नहीं आया, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का यूज उस समय राज्य सरकारें अपने लिए करती थी, इसका और कोई यूज कहीं नहीं था। अब आइए देखिए, ये जो चारों टर्म्स है ना, इन टर्म्स को लेकर नीचे एक लाइन है, जो उस लाइन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, विच मीन्स स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट और पॉलिटिकल स्टेट, राज्य या राज्य शासन कह लीजिए आप, ठीक है ना, और साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल अर्थमेटिक, यानी इन सबका मतलब इनसे है। स्टेट राज्य से है, पॉलिटिकल स्टेट, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल अर्थमेटिक, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाएगा कि फ्रेंच वर्ड में स्टैट्स की ओरिजिन किस टर्म से हुई, जर्मन वर्ड से किससे हुई, और इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब स्टेट या पॉलिटिकल स्टेट से है, यानी राज्य सरकार है, यानी वह देश अपने यहां आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो आंकड़े किस पर्पज के लिए इकट्ठा करता है, चाहे वो आंकड़े पॉपुलेशन के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे टैक्सेस के हो, ठीक है, चाहे लैंड रेवेन्यू, किसके हो, उसके लिए इसका यूज करते थे। और उन आंकड़ों को इकट्ठा करके वो अपने राज्य की व्यवस्थाओं को देखते थे और देश में निर्णय लेते थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वर्ड्स का ओरिजिन क्या है मैंने बताया। अभी इससे रिलेटेड कुछ चीजें और सामने आ रही हैं, आते पढ़िए क्या कह रहा है ये टर्म्स देखिए। इनिशियली स्टैटिस्टिक्स वाज मेनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, सब देखिए, शुरुआत में जो स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग था उस सरकारें करती थी, किस लिए, आंकड़ों को इकट्ठा, किससे रिलेटेड आंकड़े करने के लिए, पॉपुलेशन, उस राज्य में उस देश की जनसंख्या क्या है, किस एज के कितने लोग हैं, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, सारी चीजों के लिए। टैक्सेस, उससे पता होगा कि टैक्सेस कितने आए, कितने टैक्सेस नहीं आए, उस सबको रिकॉर्ड किया जाता था टैक्सेस को। तो उस टैक्सेस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन राजा को मिलता था, और इसीलिए इसको साइंस ऑफ किंग्स कहा था, राजाओं का विज्ञान, राजाओं का। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये स्टैट्स को हम लोग राजाओं से जोड़ते थे। ये उस समय जो राजा होते थे वो अपने कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते थे। फिर देखिए एग्रीकल्चर में लैंड क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लैंड रेवेन्यू क्या मिल रहा है, उसके लिए ट्रेड, जो बिजनेस उसके राज्यों में एक सीमा से यानी आपस में हो रहा है, वो क्या, कितना
इंपोर्ट है, हमें कितना राज्यों में कितना कितना परचेज सेल्स है, सब। आर्मी स्ट्रेंथ, आर्मी में कितने लोग कह सकते हैं कि काम करने लायक हैं, किस एज के लोग, क्या, ये सब देखिए। गवर्नमेंट अपने डाटा को इन पर्पस के लिए क्या करती थी, कलेक्ट करती थी। अब देखिए, सो इन द बिगिनिंग स्टैटिस्टिक्स वाज कॉल्ड द साइंस ऑफ स्टेट। इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, साइंस ऑफ स्टेट। इस सब का मतलब यही है कि जब गवर्नमेंट डाटा को कलेक्ट करती है तो वो जो राज्य व्यवस्था है उसको हम लोग साइंस ऑफ स्टैट्स के नाम से जानते हैं। अब आइए, ये इनिशियली स्टैट्स को जो यूज किया गया वो टॉपिक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, फ्रॉम बिगिनिंग टिल डेट स्टैट्स के कितने स्टेजेस रहे हैं उसकी बात यहां पे करनी होगी कि स्टैट्स का जो डेवलपमेंट है वो डे 1 से लेके आज तक कितना कितना रहा है, ये चीज हमको जानना। अब देखिए, डिफरेंट स्टेजेस में आइए, देखिए ये सारे स्टेजेस हैं। अब आते हैं अपने उसी टॉपिक से, स्टैट्स की ओरिजिन किस टर्म से हुई, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने बात किया। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हैं वो फ्रॉम बिगिनिंग टिल डेट तक किस किस फॉर्म में हुए हैं उसको यहां पे देखेंगे। देखिए यहां पे कितने मैंने यहां पे आपको बताए हैं। देखिए क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो जो हमारा विषय है आज का, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम ओरिजिन की बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे किसकी, डेवलपमेंट्स की। और वो डिफरेंट डेवलपमेंट्स एरा को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए, फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू 1500 AD, यानी शुरू से लेके 1500 ईस्वी तक स्टैट्स का जो प्रयोग था वो पॉलिटिकल स्टेट गवर्नेंस के लिए, बता चुका हूं आपको। यानी 1500 ईस्वी तक सांख्यिकी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस, राज्य व्यवस्थाओं, सरकार या राज्य शासन के लिए किया गया और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। ये कहां तक, 1500। और इसके बारे में मैंने आपको पूरा देखिए डिटेल में बताया है सब, क्या कैसे क्यों करते हैं, क्या पाने करते हैं। ये पहला हो गया आपका। किसकी बात कर रहे हैं हम, 1500 AD फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। किस यूज होता है, पॉपुलेशन स्टेट्स, गवर्नेंस के लिए। फिर दूसरा ये 15 टू 1600, यानी 15वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में स्टैट्स का जो यूज है वो स्टैट्स का यूज किस लिए है। देखिए, यूजेस ऑफ द साइंस बाय एस्ट्रोलॉजर्स। ज्योतिषाचार्य के नाम सुना होगा आपने ना, बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, मेरी भी क्यूरियोसिटी होती है। कोई हाथ देख के बता दो, कोई डेट ऑफ बर्थ दे दिया बता दो, भैया कुंडली देख के बता दो यार भविष्य में क्या होने वाला, सबकी क्यूरियोसिटी होती है। और ये क्यूरियोसिटी सबकी, मतलब एक प्रधानमंत्री भी जानना चाहता है, एक राष्ट्रपति भी जानना चाहता है, एक IAS भी जानना चाहता है, एक हमारे पेरेंट्स वो भी जानना चाहते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ खराब होने वाला, जो पूजा पाठ करा लेते हैं। तो पता है स्टैटिस्टिक्स का यूज 1500 से 16 शताब्दी में एस्ट्रोलॉजर के रूप में किया गया, यानी ज्योतिष चार्ज के लिए किया गया। और आपको पता है ना, जब स्टैट्स की बात होती है तो इसकी बात करिए क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ, जो बहुत पहले के ज्योतिषाचार्य थे ना, वो जानते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते थे, आपका टाइम पूछते थे, और ये सब पूछ के गणना करते थे। और गणना करने के बाद वो बता देते थे भविष्य में ये चीजें प्रिडिक्शंस होंगी, ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो स्टैट्स को, इस साइंस को एस्ट्रोलॉजर ने किसके लिए यूज करना शुरू किया, प्रिडिक्शंस के लिए, भविष्यवाणी के लिए यूज करना शुरू किया। अब इस पे हम आगे आपसे बात करेंगे। फिर 1600 और 1700 ईस्वी में स्टैट्स को यूज किया गया फॉर सोशल पर्पस। कहते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। हम समाज के प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, हम समाज के नियम कानून मूल्यों को छोड़ नहीं सकते हैं। समाज में रहना है तो हमें उन चीजों को फॉलो करना है। और ये सरकार जो है ना, वो समाज के लिए बनी है। एक बिजनेसमैन भी जो है ना, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सब समाज के लिए काम करते हैं। हम और आप भी समान नागरिक हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के नियम कानून पे चलते हैं।
स्टैट्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सोशल पर्पज की जाती हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, आप पॉवर्टी देखिए, आप पॉपुलेशन देखिए, आप डिजीज देखिए, आप हेल्थ देखिए, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स है ना। इन सोशल प्रॉब्लम में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके हम यहां काम करते हैं। अभी इस पे भी आगे आपसे बात करेंगे। फिर 17 to 1800 में क्या हुआ? ईजिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो सांख्यिकी के नियम बनाए गए थे ना, जो सांख्यिकी के रूल्स और कॉन्सेप्ट बनाए गए थे ना, जो मेथड बनाए गए, उसको टाइम टू टाइम हमें बदलना होगा, उनको आसान बनाना होगा। शुरू में स्टैटिस्टिकल मेथड्स और जो चीजें थी ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थी। तो इस एरा में उन चीजों को आसान बनाने का काम किया गया, जिससे कि हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकें। डिफरेंट चार्ट्स यूज किए गए, डिफरेंट टेबल्स यूज किए गए, डिफरेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया गया, जिससे कि और उसको आसानी से काम किया जाए और लोगों को समझाया जाए। फिर यहां हम आते हैं 1800 से 1900 में क्या था? इस बीच में स्टैट्स को फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू रूल्स, टाइम के चेंज होने के नाते 15वीं शताब्दी से हम कहां पहुंच गए? 1800 से 1900 पहुंच गए। क्या सब कुछ सेम है? नहीं, चीजें बदल रही हैं। चीजें बदलने के साथ साथ मेथड्स भी तो बदलने चाहिए, नॉर्म्स भी तो बदलने चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी बदलने चाहिए, रूल्स। तो एज पर एज चीजें बदलती गई, नए नए रूल्स आते गए, नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, जिससे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिले, जिससे हम इजीली डिसीजन ले पाए। ये 1800 से 1900 ईस्वी में हुआ। फिर 1900 टू यानी 1900 से लेके आज तक इस एरा को क्या कहा जाता है? मॉडर्न एरा कहा जाता है। आज का यूज कहां आ गया? कंप्यूटराइज एज आ गया, एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डेटा साइंस आ गया, बिजनेस एनालिटिक्स आ गया, सोशल मीडिया आप देखते हैं ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग देखते हैं ना, आप एल्गोरिथम को समझ रहे हैं ना। ये सब मॉडर्न एज की बात हो रही है, मॉडर्न एज की बात हो रही है। और यहां स्टैटिस्टिक्स जो काम कर रहा है ना, आप उसकी कल्पना किए ही नहीं होंगे। तो मॉडर्न एरा में स्टैट्स किस तरह हेल्प कर रहा है डाटा कलेक्ट करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको प्रेजेंट करने में, उनको एनालाइज करने में, उनको इंटरप्रेट करने में, डिसीजंस लेने में, किस तरह ये मॉडर्न एज हमें हेल्प कर रहा है। आप देखिए एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहा है। आप फेसबुक पे कोई रील्स देखते हैं, उसी से रिलेटेड रील्स लगातार आते चले जाते हैं। इवन जो आप सोचते हैं ना, वो भी कभी कभी होता है वहां पे। तो ये है स्टैट्स का मॉडर्न एरा, जिसमें आप आगे बात करेंगे। ये जो मैंने बताया, वो मैंने बताया कि स्टैट्स का डेवलपमेंट कहां से कहां तक हुआ, सब इस पे आगे मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा, और इसको मैं डिटेल में करता हूं आगे। देखिए आता हूं क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक्स में आगे। और ये पहला जो था वो क्या है? देखिए आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं वो क्या है? फ्रॉम बिगनिंग टू 1500, यानी शुरू से लेके 15वीं ईस्वी तक क्या है? पॉलिटिकल स्टेट्स, आई मीन गवर्नेंस, राज्य को चलाने के लिए स्टैट्स के टूल्स को यूज किया गया, डाटा कलेक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, सब कुछ किया गया। और एंशिएंट टाइम, इसी को मैंने एंशिएंट टाइम दिया है कि एंशिएंट टाइम में जो इन एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक इजिप्ट, इंडिया, चाइना, रोम, ये जो मैंने कंट्री का नाम लिया ना, कैसे इन राज्यों में, इन देशों में स्टैट्स को यूज किया जाता था डाटा कलेक्ट करने, उसको डिसीजन लेने में, सारी चीज करने में। आइए इससे कुछ फैक्ट बताते हैं आपको। इस एरा में जो रूलर्स, जो राजा थे, रूलर्स कलेक्टेड डाटा रिलेटेड टू, उस एरा में जो राजा थे, शासक थे, वो डाटा को किस पर्पस के लिए कलेक्ट करते थे? देखिए पॉलिटिकल पॉपुलेशन सेंसस, देश की जनसंख्या के लिए, उसी हिसाब से वो काम कर पाएंगे। भारत में जनगणना स्टार्ट हो चुकी है, 2011 में जनगणना हुई, 2021 में जनगणना नहीं हुई ड्यू टू कोविड-19। उसके बाद जनगणना स्टार्ट नहीं। अब इस समय देश भर में जनगणना क्या हो चुकी? शुरू हो चुकी है। और कुछ दिनों में आपको करंट भारत का पूरा सेंसस पता हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म में, टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री रिकॉर्ड, इस पर्पस के लिए उस समय शासक डाटा क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। एग्जांपल्स की बात करें, आइए क्या कुछ चीजों को फैक्ट बताऊं आपको। इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, जब चाणक्य की बात की जाती है ना, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत चीजों का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने स्टैट्स का पोर्शन भी रखा है, उसमें उन्होंने डाटा कलेक्शन की बात की है, और उन्होंने उस डाटा कलेक्शन से क्या चीजें मिलेंगी उसकी चर्चा की है। पर ये एंशिएंट टाइम में
चाणक्य की बात हो रही है, और उस समय उन्होंने जो राजा बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बड़ा नाम है कि चंद्रगुप्त मौर्य, डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, पॉपुलेशन वेर मेंटेन इन बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र। नोट करिएगा, चाणक्य उस किताब में डाटा सांख्यिकी की बातें भी थी, और सांख्यिकी में किस तरह के डाटा कलेक्ट किए गए थे, इस पे काम किए गए थे। देखिए, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया गया, और उसका अर्थशास्त्र जो उनकी बुक है उसमें उसका विवरण मिलता है। ठीक है, अब आते हैं 1500 से 1600 सेंचुरी के बीच में स्टैट्स को किस तरह यूज किया गया। यूज ऑफ स्टैटिक्स बाय एस्ट्रोलॉजर। अब देखिए, यहां थोड़ा बात करूंगा, आज बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम किसी के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 है, 2 मार्च है, तो जितने लोगों का 2 मार्च डेट ऑफ बर्थ होगा ना, सब में बहुत सी सिमिलरिटीज होती हैं, बहुत सिमिलरिटीज। जैसे मैं बहुत इमोशनल हूं, जितने लोग 2 मार्च को पैदा हुए हैं ना, वो इमोशनल होंगे, ये फैक्ट है, बहुत 95% केस में फैक्ट होता है। अगर 5 नंबर जिसका जन्म 5 तारीख को हुआ है, वो बहुत कह सकते हो कि इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत बड़े एरिया में काम करेगा। जितने लोग 5 तारीख को पैदा हुए हैं उनमें वो फीचर्स पाए जाते हैं। तो पूरा जो ये एरा था ना, इस एरा में स्टैटिक्स जो साइंस कहा जाता है उसका यूज एस्ट्रोलॉजर ने किया। किस पर, कैसे काम करते थे, आइए उसकी बात करते हैं, किस तरह काम करते हैं। देखिए, तो कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजर ऑफन यूज आइडियाज दैट आर सिमिलर टू स्टैटिस्टिक्स इवन दो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी itself is not considered as a scientific field. Statistics can help astrologers observe patterns. अब सुनिए पैटर्न्स क्या होता है। जितने लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, उन्होंने 100 लोगों से बात किया जो 2 तारीख को पैदा हुए थे, और सबसे बैठ के उनके बारे में जाना, और एक पैटर्न बन गया कि भैया 2 तारीख को जो पैदा हुआ उसके अंदर ये फीचर्स होंगे, उसके अंदर ये मेरिट होंगे, ये डिमेरिट होंगे, ये इस तरह के बिजनेस करेंगे, इस तरह के पोजीशन जाएंगे, ये फैक्ट है। तो वो पैटर्न्स देखते थे और उसी पैटर्न्स पे काम करते थे। जैसे जो कुंडली होती है ना, जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, उसको देख के बता देंगे कि आपके किस नंबर पे कौन सा ग्रह है, शनि कहां है, राहु कहां है, केतु कहां है, और बहुत से लोगों का वो मिलता भी है कुंडली में। तो अगर आपकी कुंडली मेरी कुंडली सेम है, तो जो चीज मेरे साथ होगा, मान के चलिए वो चीज आपके साथ होगा। तो वो पैटर्न्स में काम करते थे। पढ़ी क्या लिखा था, ऑब्जर्व पैटर्न्स, कंपेयर पास्ट इवेंट्स, और जो पिछला जो कुछ भी हुआ है ना, उसको देख के फ्यूचर का प्रेडिक्शंस करते थे। ठीक है, जैसे कि आप कहो कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो वर्ल्ड कप में होते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं जीतता है, तो ये पास्ट पैटर्न है, तो हम प्रेडिक्शन करते हैं भैया वो तो इंडिया जीत चुका है। अरे कैसे इंडिया जीत चुका है भाई, क्योंकि आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से जीता नहीं है, तो पास्ट इवेंट्स हैं और उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स भी क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं एंड मेक प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रेडिक्शंस, और वो प्रोबेबिलिटी का यूज करके आगे बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी पे जो चांस की बात करता है, अगर कॉइन्स उठा लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल में किसी एक आने की है, यानी 1 बाय प्रोबेबिलिटी होता है। और हम लूडो खेलते हैं ना, जो डाइस होता है उसको फेंकेंगे तो उसमें 1 से 6 तक नंबर है, एक बार में एक नंबर आएगा, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो वहां प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये है एस्ट्रोलॉजर कैसे स्टैट्स को एज अ यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। ये था किस एरा की बात करिएगा, 1500-1600 एरा की बात हो रही है। ठीक है ना, फिर वही था, यहां पे पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रिसर्च एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, इसमें सर्वे, चार्ट, डाटा एनालिसिस के बेस पे एक बहुत से ऐसे साइट्स हैं, एप्लीकेशन है, जहां आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, कहां पैदा हुए, पूरा आपके बारे में बता देगा। तो वो सब क्या है, डाटा एनालिसिस है, चार्ट है, सर्वे के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं। अब आइए, आज के समय बहुत से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स को हेल्प करते हैं। आज के पंडित के पास जाइए ना, तो वो आपका कुंडली देख के कॉपी में लिखता है, वो लैपटॉप खोलेंगे पंडित जी, लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर होगा उनके, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका डेट ऑफ प्लेस डालेंगे बर्थ का, और सेकंडों में आपकी पूरी जिंदगी का खा के रख देंगे सामने। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, वो सब आपको बता देंगे। आप सोचेंगे आप पंडित जी बहुत जानकार हैं। आजकल सारे पंडित जी लोग, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वही चीज यहां पे है, यूज सॉफ्टवेयर एंड डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स की बात होती है ना, तो आज जो समय चल रहा है डाटा साइंस का, बिजनेस एनालिटिक्स का, कैसे डाटा को एनालाइज किया जाएगा, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में चीजों को बताई जाती है।
अब आते हैं 16 टू 1700 सेंचुरी के बीच में क्या था, ये यहां पे स्टैट्स को सोशल पर्पस के लिए यूज किया गया। किस सोशल पर्पस? सोशल पर्पस क्या है? हम समाज के प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। सरकार जो हम चुनते हैं ना, वो सरकार का एम लाभ का माने, तो सरकार का एम जन सेवा करना होता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, बिना प्रॉफिट मोटिव के होता है। तो यहां सोसाइटी की बात करें, सरकार जो समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे दूर किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, यहां पे स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे उस पर काम किया जाएगा, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स पे काम करेगा। देखिए यहां पे एक लाइन में मेंशन किया गया है, क्या है? स्टैटिस्टिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, organizations, research, schools, hospitals, and businesses use statistics to understand social problems and improve people's lives. सरकार का उद्देश्य क्या है? जो समाज की समस्याएं हैं उनको पहचानना, और जो नागरिक हैं उनके जीवन को क्या करना, उन समस्याओं से बाहर निकालना, उनको आसान बनाना। अगर देखें तो यहां मीनिंग में क्या है, स्टैट्स कैसे हेल्प करता है सोशल प्रोसेस के लिए? डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, एनालाइजिंग फैक्ट्स को बताता है, और मेकिंग बेटर डिसीजंस बताता है, कैसे डिसीजंस ले पाएंगे हम लोग। जैसे जनगणना होती है ना, जनगणना भी तुम्हारे सारी समस्याओं को समाधान, सरकार उसी सेंसस पे आगे प्लान करती है, प्लानिंग करती है, पॉलिसी बनाती है, कितने लोग बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाना है, वो सब डाटा के ऊपर ही क्या होता है, बेस्ड होता है। अब देख रहे हो एक नया आजकल डाटा आ रहा है कि इंडिया 2047 तक डेवलप कंट्रीज है। कैसे कह रहे हैं? जिस हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस हिसाब से सड़कें बन रही हैं, जिस हिसाब से एजुकेशन चल रहा है, जिस हिसाब से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जिस हिसाब से जीडीपी में चेंजेस आ रहा है, उस हिसाब से 2047 तक हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये डाटा के बेसिस पे कह रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये जो सोशल पर्पस है उसमें किस पे बात होती है? पॉपुलेशन में बात होती है, एजुकेशन प्लानिंग की बात होती है, हेल्थ और मेडिकल सब सोशल प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी बात होती है। फिर बात करते हैं क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट की बात होती है, सोशल वेलफेयर की बात होती है, और पब्लिक ओपिनियन। ये सब हमारे सोशल पर्पस में स्टैटिस्टिक्स का रोल होता है। इन सारे पर्पस के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उस पर काम करते हैं। अब आते हैं 17 टू 1800 सेंचुरी, इस बीच में स्टैट्स की बात करें तो यहां पे क्या था? ईजिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी के सिद्धांतों को आसान बनाना, हर कोई आसानी से स्टैट्स को यूज कर पाए, उसके नियम को, उसके सिद्धांतों को, उसके मेथड्स को इजीली यूज करके अपना काम कर पाए, डिसीजंस ले पाए, एनालिसिस कर पाए। इसमें क्या था देखिए, दिया है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा करेक्टली। और इसको जितना आसान हम बना सकते हैं उसको इस एरा में लाया गया कि चीजों को आसान बनाइए, जितने नियम है उसको सही रखिए। इसमें क्या किया गया देखिए, डाटा कलेक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, प्रेजेंट किया गया, एनालाइज किया गया, इंटरप्रिटेशन किया गया, कंपेयर किया गया और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की गई। ठीक है, आइए बात करते हैं 18 टू 1900 सेंचुरी। इसमें स्टैट्स को लेके क्या हुआ? ये एरा क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू रूल्स। जिस तरह एज बढ़ता चला गया, विकास होता चला गया, उस हिसाब से स्टैटिस्टिकल्स जो चीजें थी ना, जो रूल्स थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो मेथड्स थे, उनको चेंज किया जाने लगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे स्टैट्स में जो रूल्स थे, नए नए रूल्स को फॉर्मलाइज किया गया, जिससे हमको और अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाए, जिससे हम अच्छे से एनालिसिस कर पाए। इसमें वो सारी चीजें थी। ठीक है, अब बात करते हैं द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू रूल्स इन स्टैटिस्टिक्स मींस डेवलपिंग न्यू स्टैटिस्टिकल मेथड। देखिए क्या बताया मैंने कि नए स्टैटिस्टिकल मेथड खोजा जाए जिससे पहले से अच्छे रिजल्ट्स मिले, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, टेक्निक्स टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स एंड एनालाइज डाटा मोर एक्यूरेटली। यानी कि मॉडर्न एज में, यानी इस एरा में जब न्यू रूल्स फॉर्मलाइज किए गए, फॉर्मुलेट का पर्पस क्या था कि पहले कंप्लीटली ऐसे मेथड्स लाया जाए, ऐसे टेक्निक्स लाया जाए
प्रिंसिपल्स लाया जाए जो पहले से ज्यादा हमें अच्छे रिजल्ट्स दें। दिया है कि एज सोसाइटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेंज, स्टैटिस्टिशियन क्रिएट्स न्यू रूल्स एंड मॉडल्स टू हैंडल न्यू टाइप्स ऑफ डेटा एंड सिचुएशंस। यानी इसके चलते जो नए नए प्रॉब्लम्स आज समाज में आ रहे हैं, देश में आ रहे हैं, इकोनॉमी में आ रहे हैं, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए हम पुराने स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कौन से प्रिंसिपल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। चीजें बदल गई हैं। अब कोविड-19 आया, कोविड-19 में क्या देखा आपने स्टैट्स में? डेली कितने केसेस आए, कितने रिकवरी हुए, वैक्सीनेशन क्या हुआ, ये पूरा स्टैटिस्टिकल अप्रोच था। क्या उसके पहले कोई इतना बड़ा एपिडेमिक आया था वर्ल्ड में? नहीं आया था। तो जैसे ही नई चीजें आएंगी, स्टैटिस्टिकल मेथड बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। और यहां पे फिर देखिए, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी उसको खोजा गया, डाटा कलेक्ट किया गया, एनालाइज और टेस्ट किया गया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मूलाज और मेथड्स को किया गया, नए फॉर्मूला और मेथड खोजा गया, और वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन किया गया। यानी वेरीफाई किया गया कि क्या वो रियल में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आगे हम लोग 1900 टू प्रेजेंट, यानी कि 1900 से लेके अब तक का एरा क्या है? इट्स कॉल्ड मॉडर्न एरा ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है? इस मॉडर्न एरा में आइए, द मॉडर्न एरा ऑफ स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द पीरियड इन विच स्टैटिस्टिक्स बिकम अ साइंटिफिक एंड हाईली एडवांस सब्जेक्ट्स यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच एज, नीचे बात करते हैं। ये एरा पूरा बदल चुका है। आज जहां आप जी रहे हैं ना, 2026, जरा आप देखिए कि क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। क्या आपने सोचा था कि एल्गोरिज्म किस तरह काम करेगा? आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, आप देख रहे हैं डेटा साइंस, आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग, किस तरह वर्ल्ड वाइड चेंजेस आ रहे हैं। और कंप्यूटराइज एज है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। पूरा बैंक आपके मोबाइल में है, आपका पूरा एजुकेशन आपके मोबाइल में है, आपका पूरा मार्केट आपके मोबाइल में है, शॉपिंग आपके मोबाइल में है। ये पूरा मॉडर्न एरा है, ये सब कुछ बदल चुका है। और ये बिजनेस में चेंजेस आ चुके हैं, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट, मेडिसिन, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां हम मॉडर्न एरा से प्रभावित, यानी मॉडर्न में चीजें घट रही हैं उससे प्रभावित ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, दिस एरा मेनली डेवलप्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी एंड कंटिन्यूअस टुडे। यानी ये 20th सेंचुरी से लेकर के अब तक एक क्या हो रहा है, चल रहा है। मुझे लगता है कि पता नहीं अब इससे हाईली भी कुछ आगे आने वाला है, नहीं आना, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो हम लोग जिस एरा को देख रहे हैं, ये बहुत डेवलप्ड एरा है। और जहां स्टेट्स में हम लोग इतना बड़ा काम करते थे, यहाँ वो चीजें कितने सेकेंडों मिनटों में हो जा रही हैं। जो डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, वो सब कितना आसान काम बन चुका है यहाँ पे। अब देखिए, यहां बात करेंगे अब इस मॉडर्न एरा में क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके बिना आज का लाइफ है नहीं। राइज ऑफ डेटा साइंस एंड बिग डेटा, आज के एरा को हम बिग डेटा एरा भी कहते हैं। यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, प्रोबेबिलिटी एंड फोरकास्टिंग, सारा कुछ आजकल देखिए ना कितना प्रिडिक्शंस होते हैं। और प्रिडिक्शंस में आपकी प्रोबेबिलिटी, जो स्टैट्स का टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। डिसीजंस मेकिंग टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये हमारे मॉडर्न एरा की चीजों को इसको बता रहा है ये चीज। अब आइए कुछ चीजें फैक्ट्स हैं जो हम बताए हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। क्या है? फर्स्ट, स्टेट टर्म्स को फर्स्ट टाइम विलियम शेक्सपियर ने यूज किया था अपने एक प्ले, नाटक में, और उस प्ले का नाम था हैमलेट, जो 1602 में था। फिर स्टैट्स को एक और भी कवि हैं जो जॉन मिल्टन, बहुत फेमस हैं, इन्होंने अपने एक एपिक पोयम में जिसका नाम था पैराडाइज रिगेन्ड, इसमें यूज किया था स्टेट टर्म्स को। फिर बात करें तो जो पॉलिटिकल स्टेट था ना, 15वीं शताब्दी बात करूं तो उसमें गॉटफ्रीड अचेनवेल, जो फादर ऑफ स्टैट्स कहे जाते हैं, इन्होंने पहली बार स्टैट्स को डिफाइन किया। प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस इन गोटजिन, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ स्टैट्स। यानी ये गॉटफ्रीड अचेनवेल जो थे, इनको फादर ऑफ स्टैट्स कहा जाता है। और ये थे टीचर किसमें? लॉ ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। कुछ और फैक्ट्स क्या देखते हैं, आइए।
इजिप्शियन जो आप पिरामिड का बात जानते हैं, पिरामिड इजिप्ट की बात है, तो इजिप्टियन एम्पेरर कमीशन collection of data for the constructions of the world famous pyramids in 30 and 3050 BC। यानी कि ये बात हो रही है कि जो पिरामिड फेमस है उसको कंस्ट्रक्शन करने उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कब? 3050 BC में। चाणक्य नाम सुना है, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। चाणक्य जिन्होंने कौटिल्य पुस्तक लिखी, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त में। और उन्होंने यहां पे एग्जाम्पल दिया आर्ट ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में, बताया क्या है इस डाटा कलेक्शन का यूज। फिर मुगल एम्परर की बात करें तो मुगल एम्परर में तुजुक ई बाबरी, आईने अकबरी, ये रिजीन ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल में उसके रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल, बहुत फेमस नाम है, जान लीजिएगा, ये उसके रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हैड कलेक्टेड लैंड रिलेटेड डिटरमाइन लैंड रेवेन्यू, लैंड रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, क्या डिटरमाइन करने के लिए? लैंड रेवेन्यू। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? राजा टोडरमल, और उन्होंने लैंड रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, किस लिए? लैंड रेवेन्यू कितना मिलना है उसके लिए। इन द 18th सेंचुरी, अब देखिए ये कुछ लेटेस्ट चीजें, इन 18th सेंचुरी स्कॉलर्स लाइक बर्नौली, लेप्लेस एंड गॉस फॉर्मुलेट द प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल्स। स्टैट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, प्रोबेबिलिटी, जो जिनमें इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जाता है, जिसमें आप पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरी, पॉइजन थ्योरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आगे द प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलरिटी एंड द नॉर्मल लॉ ऑफ एरर्स, इन लोगों का नाम था यहां पे। अब आइए, फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? पहले बता देना हूं, गॉटफ्रीड एचेनवेल को फादर ऑफ स्टैट्स कहा जाता है, और ये प्रोफेसर थे लॉ ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। और इन्होंने स्टैट्स को फर्स्ट कंसीडर्ड स्टैटिक्स एज द स्पेशल ब्रांच ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो ये नोट कर लीजिएगा, स्टैट्स में 3 फादर की बात करूंगा, एक ये ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न, और एक इंडियन स्टैटिक्स के फादर कौन थे उनकी बात करेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स में आइए, फादर ऑफ मॉडर्न में किसका नाम आता है? रोनाल्ड अल्मेयर फिशर, यानी रोनाल्ड आर फिशर कहते हैं, जिनका टाइम 1890 से 1962 के बीच में था। और इन्होंने कुछ थ्योरी प्रपोन की है, एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको हम अनुवा कहते हैं, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, इन्फ्लुएंट लिटरेचर्स, एफ टेस्ट और टी टेस्ट, ये आपका फिशर हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स का नाम देते हैं। फिर फादर ऑफ इंडियन स्टैट्स में आ जाइए। इंडियन स्टैट्स में एक नाम आता है पीसी मोहनलवीस, इनका पूरा नाम है, देखिए, पीसी मोहनलवीस हैज डन वर्क इन द डेवलपमेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और ये इनका पूरा नाम है प्रोफेसर प्रसन्न चंद्र मोहनलवीस। इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था। उसी 29 जून को स्टैटिकल डे मनाया जाता है। क्वेश्चन है, किस डेट को भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा डे? 29 जून को, ठीक है। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ये 28 जून को इनकी डेथ हुई थी 1972 को कोलकाता में। इनका जो स्टडी था वो किसके ऊपर था? मोहनलवीस डिस्टेंस फ्रैक्टल ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर था। इसमें यही चीज पूछता है, मोहनलवीस डिस्टेंस के बारे में किसने दिया था। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 में इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। हिज बर्थडे इज नोन एज ए स्टैटिस्टिकल डे, यानी इनका जन्मदिन स्टैटिस्टिकल डे के रूप में जाना जाता है। अवार्ड, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण दिया था 1968 में। और इसको मोहनलवीस एरा कहा जाता है, जो जाकर के इंड हो जाता है, एक इस ईयर में स्टार्ट होता है 1893 में, और 1972 में इनकी डेथ होती है, और ये एरा क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये हमारा आज का जो पहला क्लास था वो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक्स था। थोड़ा सा ये वीडियो क्लास थोड़ी अलग है, क्यों पता है आपको? क्योंकि कभी आपने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। मैंने क्या कहा, आप स्टैट्स पढ़िए ABCD से।
मैंने इन चीज़ों को कई जगहों से कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। बहुत चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आप जानिए स्टैट्स की ओरिजिन किस किस टर्म से है, कहां से स्टैट शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, ये सारी चीजें। तो ये पूरा इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको। इसमें कहीं आपको एक बार स्टडी करिएगा, आपको सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी, क्या क्या कैसे कैसे है। कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये पहला क्लास है आपके एसओ एग्जाम्स के लिए, तो अब यहां से वीडियो कंटिन्यूस शुरू होंगे। ये पहला वीडियो था, इसका दूसरा वीडियो हमारा मीनिंग्स पे आएगा, फिर यूजेस पे आएगा। मैंने कहा 2-3 ऐसे वीडियोस होंगे जो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। इसीलिए मैं सिर्फ लेक्चर ही प्लान नहीं कर रहा हूं, कुछ पीडीएफ भी आपको दूंगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और एक बार जाइए यूट्यूब हमारे कोचिंग के ऐप पे, हमारे उस संजय ट्यूटोरियल्स को प्ले स्टोर में जाके सर्च करिए, उस ऐप को डाउनलोड करिए और इस कोर्स को देखिए। 249 रुपीज में आपको 5000 प्लस क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे भी इसमें और चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत से बच्चों का जो मैसेज आ रहा था, आज मैं वीडियो शुरू कर चुका हूं, ये मैसेज चला जाए, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइएगा कि हाँ वीडियो पढ़ने शुरू हो। अब कंटिन्यूस टॉपिक्स पे वीडियो हम आपके साथ लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर बहुत जल्दी स्टैटिस्टिक्स के नंबर 2 वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।